तो आज का क्लास हम लोग करेंगे, उसमें बिल्कुल जो पिछला क्लास में हम बात किए थे, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में हमने बात किया था रिकम्बिनेंट डीएनए, कैसे दोनों को ज्वाइन करके प्लाज्मिड के अंदर कैसे डाला जाता है और उसका तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डाला जाता है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज थे, वो सभी के बारे में जाना है। और कहीं ना कहीं उसका यूज़ है इसमें, क्यों ना रहे, क्योंकि ये भी ट्रांसजेनिक क्रॉप है। और इसमें आज बीटी कॉटन के बारे में भी बहुत अच्छे से जान लोगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये बीटी कॉटन क्या है और ये क्या है, ये होता क्या है, और क्या जो कंट्रोवर्सी है वर्ल्ड लेवल पे, क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों कंट्रोवर्सी है। हर समय बात होता है ना डिबेट का कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से कहाँ तक उचित है, इस पर डिबेट तो है ही, बहुत साल से डिबेट चल रहा है। ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स देखो, इसमें हम करते क्या है, इसका जो जेनोम है, जेनोम मतलब क्या है, इंटायर डीएनए जो है उसको हम अल्टर करते हैं। क्यों, कैसे अल्टर करते हैं, क्योंकि हम दो अलग जगह से डीएनए ले आते हैं। हम प्लांट के अंदर, बात समझिए, प्लांट के अंदर एनिमल का घुसा देते हैं या एनिमल के अंदर हम प्लांट का घुसा देते हैं। क्यों, ताकि डिजायर्ड आउटपुट आ सके हमें। हमने पिछले क्लास में भी ये बात किया था, कैसे एक जो फिश, कैसे उसको सी से निकाला गया और कैसे उसको जीन को लेके टेम्परेट जोन में एक क्रॉप से एक प्लांट के अंदर डाल दिया गया ताकि वो विथ स्टैंड कर सके वहाँ के कंडीशन से, और उस अनफ्रेंडली कंडीशन में भी कैसे वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। बताए थे ना, दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। ट्रांसजेनिक भी यही है। ट्रांसजेनिक में भी क्या करते हैं कि जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो उसका जो तुम्हारा जेनोम है, यानी कि उसका जीन है, उसका जो डीएनए सीक्वेंस है, उसको हम अल्टर कर देते हैं। समझे, इसमें हम क्या करते हैं, दे कैरी फॉरेन जीन फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रॉपर्टीज। एक फॉरेन जीन लेके आते हैं और वो फॉरेन जीन को प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं, और प्लाज्मिड के अंदर डाल के होस्ट ऑर्गेनिज्म को रख देते हैं अंदर। कौन हो सकता है, प्लांट्स हो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म जिस पे हम मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं, हो सकता है एनिमल हो, कुछ भी हो सकता है। हो गया दूसरा पॉइंट। ये इसलिए करते ताकि प्लांट ग्रोथ में फायदा हो, डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। इससे क्या हो कि पेस्ट कंट्रोल हो जाए, क्योंकि हो सकता है उससे पहले पेस्ट बहुत वो कर रहा हो, अटैक कर रहा हो उस प्लांट्स को। जैसे हमने देखा है बीटी कॉटन का भी यही स्थिति है कि पेस्ट बहुत ज़्यादा अटैक करता है। पिंक बुल वार्म सुना है कि नहीं सुना है कि नहीं? तो ताकि क्या हो कि जो रेजिस्टेंस है पेस्ट का वो ज़्यादा बढ़ सके और वो विथ स्टैंड कर सके, या फिर डिजीज का बात हो या फिर क्वालिटी का बात हो। पिछले क्लास में हम क्या बताए थे कि कैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स करके कैसे उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, कैसे लीची का भी हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते थे, बात हुआ था पिछले क्लास में। यानी कोई डिजीज उसे प्रॉब्लम कैसे हो, ठीक है, या फिर किसी का इल्ड बढ़ाना हो, प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो कर सकते हैं। मॉन्सेंटो करता है कि नहीं करता बीटी कॉटन के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर देख लो कि हमारा जो तुम्हारा बैक्टीरियम है, यानी कि वहाँ से स्पीसीज लेके आके हम क्या किए, प्लाज्मिड में डाल दिए। समझ गए, प्लाज्मिड में डाल के हम क्या किए, रिकम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड को बना दिए, और उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कर दिए प्लांट सेल में। समझ में आया? और प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिए तो प्लांट विथ न्यूट्रिएंट नया कैरेक्टर के साथ डेवलप्ड हो गया। समझ में आया? नीचे दिया गया है, जो आगे बढ़ जाओ। तो क्या होता है फायदा, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का फायदा क्या होता है, यील्ड बढ़ जाते हैं आपके, प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। नंबर वन, क्योंकि पेस्ट अटैक नहीं हो रहा है, अब पेस्ट अटैक नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसका, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि आपके न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ जाते हैं। जैसे गोल्डन राइस बेस्ट एग्जांपल है। गोल्डन राइस में हम डाले कि नहीं डाले उसका, हाँ, उसमें क्या कि विटामिन ए इनरिच करते हैं ना, यानी कि बाहर से हम डाल सकते हैं। फ्लेवर डालना, टेस्ट डालना, वो भी काम कर सकते हैं। पेस्ट और डिजीज कंट्रोल कर रहे हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एसटीबीटी कॉटन में क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे, वीडिसाइड वाला, करेक्ट, ग्लाइफोसाइड यूज़ करके एसटीबीटी कॉटन में यूज़ कर रहे थे, याद करो। यानी कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ये देखो पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं बायोटिक। इसको क्या बोलते हैं, बायोटिक स्ट्रेस को झेलना। अब बायोटिक स्ट्रेस भी होता है। अब बायोटिक मतलब क्या, कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हो। जैसे एग्जांपल देखो, ड्रॉट से झेलना हो, ड्रॉट से झेलना है तो हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे वहाँ पे। बात समझे, बाहर से दूसरे जगह से स्पीसीज से जीन लेके उसके अंदर घुसा देंगे, वो झेल रहा है ड्रॉट को, यानी कि पानी नहीं है फिर भी वो उग रहा है। समझ रहे हो ना? दूसरा एग्जाम्पल है सॉइल सैलिनिटी। क्या होता है ये सॉइल सैलिनिटी, क्या होता है? यदि इसका बात करूँगा तो मैं 1960 और 70 के दशक में जाना चाहूँगा, जहाँ पे हम शुरू किए थे ग्रीन रेगुलेशंस। समझा?
देखो हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वाटर जो टेबल है वो आंख बंद करके यूज़ होना शुरू हो गया पंजाब और हरियाणा में। रामायण जी सुनते जाइएगा क्रोनोलॉजी क्या क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है पानी। और पानी के अंदर तो सॉल्ट कंटेंट होता ही है ना, नीचे से निकालोगे तो पानी गया उड़ हवा में, बच गया सॉल्ट, और सॉल्ट सोइल पे रहेगा तो सॉइल सैलिनिटी हो गया। समझ गए ना, इस चीज़ से बचने के लिए क्यों, ताकि वो सॉइल को वो टॉलरेट कर सके। उस केस में भी हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। बात समझ, क्यों, क्योंकि सॉइल सैलिनिटी होगा तो कैसे उगेगा उस पर भाई, इतना आसान नहीं है। यदि सॉइल में आपका सॉल्ट हो तो कैसे ऑर्डिनरी प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव कर सकेगा। इस समय जो प्लांट्स सर्वाइव करेंगे वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होंगे या ट्रांसजेनिक प्लांट्स होंगे। समझ में आया। उसके बाद सॉइल एसिडिटी, वही बात है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाना, एसिडिटी ज़्यादा हो जाना, उसमें एसिड हो जाना ज़्यादा, फिर भी वो स्टैंड कर रहा है। फ्रोस्ट यानी कि ऊपर ड्यू वगैरह लग रहा है उस समय भी स्टैंड कर ले रहा है। समझे, जैसे कि अब देखो ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होता है वो बायोडीजल के लिए भी यूज़ हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए भी हो सकता है, और मेडिसिन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वाइडर एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का। बात समझे ना, उसका एप्लीकेशन क्या है, वाइडर एप्लीकेशन है। आगे बढ़ जाओ। तो मैं क्या है इश्यूज जो है, अब देखो ये बहुत बड़ा डिबेट का हिस्सा है रामानंद जी, बात समझना होगा सबको, ये डिबेट का हिस्सा है। क्योंकि अभी तक कोई कॉन्क्रीट हमको रिजल्ट नहीं मिलता है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, क्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म जो भी है, क्या वो सच में खतरनाक है या नहीं है। यदि सच में खतरनाक होता तो ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो धड़ल्ले से कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाई, वो छोड़ देता अभी तक, या फिर इसमें दिक्कत नहीं होता। यदि मान लो कि इसमें दिक्कत नहीं होता तो यूरोपियन कंट्री भी अपनाना शुरू कर देता। तो यहाँ तो दो अलग डिबेट है, और इस पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, यानी कि वो सर्वे नहीं हुआ है जो सर्वे हमको करेक्ट बोल सके कि यस इसका दुरुपयोग होता है, ये खराब चीज़ है। बात समझ में आ रहा है। कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं आया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स खराब है या अच्छा है। जिस कंट्री को करना है वो कर रहा है, जो कंट्री को नहीं करना है वो नहीं कर रहा है। बस सिंपल सी बात है। इसलिए ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, लाइकली। लाइकली मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो तो ये पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिबेटेबल इश्यू है। इससे कई लोग बोलते हैं ना कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यदि उसका कंजम्पशन करते तो एलर्जी हो सकता है। मैंने कहा है कि नहीं कहा, डे 1 से कहा है मैंने ये चीज़, नंबर 1। सेकंड देखो, एक कंसर्न ये भी कि इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत हो सकता है। देखो इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत क्यों हो सकता है, बड़ा ही सोचने वाली बात है। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, बड़ा ही इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब देखो जब तुम ट्रांसजेनिक वाला क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करता है तो बहुत सारे आपके जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सोइल में हो सकता है वहाँ पे उन लोग के लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट नहीं मिले और मर जाए वो। जब वो मर जाएगा तो इकोसिस्टम में फ़र्क पड़ेगा ना। एक हनी बी खत्म हो जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हनी बी को घोषित किया गया ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन दिस प्लानिट, घोषित किया गया था ना कुछ साल पहले, यही तो है। तो अब ट्रांसजेनिक क्रॉप से क्या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे प्राणी पे असर पड़ते हैं, उसका भी कॉन्क्रीट डेटा नहीं है हमारे पास। इसलिए हमको डर रहता है इस चीज़ का। वही चीज़ लिखा गया, देखिए वहाँ पे कि कंसर्न क्या है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए डैमेज हो, बायोडाइवर्सिटी के लिए डैमेज हो। समझ गए ना। एग्जाम्पल देखो, पोलन फ्रॉम ट्रांसजेनिक कॉर्न किल्स बटरफ्लाई लार्वा। बटरफ्लाई लार्वा यानी कि बटरफ्लाई जो बनने वाला है उसको किल करता है। अब बटरफ्लाई मरना मतलब समझते हो इकोसिस्टम पूरा तबाह हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी बर्बाद हो जाएगा। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हो सकता है कि हमारे इकोसिस्टम के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इम्पैक्ट करे। समझे, सब चेन में है, एक कहीं भी इम्पैक्ट होगा, पूरी तरीके से इम्पैक्ट होगा। तीसरा नंबर देखो, अब देखो जो तुम नियर बाय वीड्स आते हैं हाइब्रिडाइज कर देते हो, अगल बगल का जो वीड्स होता है वो साथ में हाइब्रिडाइज हो जाता है। अब हाइब्रिडाइज हो सकता है तो हो सकता है कि तुम्हारा बाद में वो इम्यून हो जाए। इम्यून हो जाए तो बाद में क्या हो, इम्यून हो जाए तो उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाए हर्बिसाइड से, नहीं कि हर्ब्स है, हर्ब्स अगल बगल है, उसके अगल बगल है तो रिप्रोडक्शन होने का चांस है। जब हो गया तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इसलिए किया था ताकि प्रॉब्लम ना हो इसको। अगल बगल के जो हर्ब्स है और उसके कॉन्टैक्ट में आ जा रहा है तो बाबू ये तो रेजिस्टेंट फ्री हो जाएगा। फिर और रेजिस्टेंट फ्री हो जाए, काम नहीं करेगा तो फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आने का मतलब क्या होता है, फिर बिहेवियर चेंज है, नए ट्रेड्स आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो वही चीज़ लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रॉप्स विथ नियर बाय वीड्स, इससे क्या हो जाएगा कि हो सकता है आपका रेजिस्टेंस आ जाए हार्बिसाइड्स का उसके अंदर, और बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अलग से किसान फिर से हार्बिसाइड खरीद रहा है, अलग से पैसा ला रहा है।
बात समझे। देखो चौथा बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि हमको वेजिटेरियन है, कहते हैं कि नहीं हम वेजिटेरियन है। और जब हम बोलें कि ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, इसमें ज़्यादा नहीं, हम मुर्गा वाला जीन लेकर आए हैं और इस प्लांट्स के अंदर घुसाए हैं, तो कितना बड़ा डिबेट हो जाएगा इस कंट्री में। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? वही चीज़ है कि पीपल को अनकंफर्टेबल लग सकता है कि हम प्लांट खा रहे हैं और उसका डीएनए एनिमल का है और बैक्टीरिया का है या एनिमल का है, तो इसे भी त्रासदी हो सकता है, इसे भी बहुत बड़ा डिबेट खड़ा हो सकता है। तब तो हम नॉन वेज हो गए ना। आदमी का आहत होगा क्योंकि आदमी का कल्चर है कि भाई उसको वेज रहना है। समझ के बात को ना, भले वो मेडिसिन खा लेगा, डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्यों बजना है उसको। हाँ मेडिसिन में भी तो देखो वहाँ पे कलर देता ही है कि ब्राउन कलर का है, आदमी को जीना है तो मेडिसिन तो आंख बंद कर खा लेगा। रहता है, लिखा रहता है वहाँ पर, रहता है मेडिसिन में भी ड्रग्स में भी रहता है साइन। बात समझे ना। तुमको तो बहुत खुश होना चाहिए कि दुनिया ही पूरा नॉन वेज है, दुनिया पूरा नॉन वेज है। कोई क्या कर रहा है, कोई फूक फूक के कदम उठा रहा है, कोई एकदम धड़ल्ले से कर रहा है। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं आपको। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। रुको अभी चलिए, अभी ऑन द रिकॉर्ड है। देखिए ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा। देखो इंडिया में, इधर देखो ध्यान दो, इंडिया में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, भारत में एकमात्र क्रॉप है जो लीगल है, डेट इज़ अ बीटी कॉटन। वो कॉटन है और हमने बताया था कि जो 2003 के बाद शुरू हुआ है कोमल, और हमने बताया कि 5-6 साल तो गजब प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद फिर स्टडी हो गया और इनफैक्ट घटा भी था। ये आंकड़ा मैंने बताया था, तुम लोग को रैंडम थॉट से पूछा था। देखो ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ट्रांसजेनिक क्रॉप, समझे, बाहर का दूसरे जगह का लेके स्पीस लेके उसके अंदर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉटन थे वो 50 से 60% उसका यील्ड खत्म हो जा रहा था, क्योंकि पिंक बुलवर्म अटैक हो रहा था, मतलब इंसेक्ट अटैक हो रहा था, पेस्ट अटैक कर रहा था। उसके लिए क्या करें? उसके लिए 2003 में हमने फैसला लिया कि यस अब हम बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस करते हैं, और सरकार ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कंपनी है जो इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखता है, दैट इज अ मोनसेंटो, उनको बहुत बढ़िया से पता होगा। मोनसेंटो है ना रमन जी, मोनसेंटो एंड बायर का, बाहर का उधर का यूरोप का है, इधर आपका मोनसेंटो आपका यूएस का है। बायर वो भी है कि नहीं, हो आपका क्रॉप्स के लिए है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, ये पहला तुम्हारा फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टेक्नोलॉजी है जो कि वाइड इस पर। अब देखो केवल इंडिया में नहीं, ये डेवलपिंग कंट्री में है, यानी कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री है सब में बीटी कॉटन यूज़ होता है। मगर हम जहाँ तक भारत का सवाल करते हैं तो भारत सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बीटी कॉटन का। समझ में आया? नंबर 1 पॉइंट हमने शुरू किया 2003 के बाद कोमल, और देखो हमारा कितना ग्रोन है, यानी कि 10.8 मिलियन हेक्टर्स एक्रिएज है एरिया अंडर कल्टिवेशन। समझ में आ रहा है? देखो बैसिलस थुरिंगिनेसिस यानी कि बीटी, इसका मतलब यही, देखो बैसिलस अलग वहाँ तुम्हारा स्पीसीज से लिया गया, थुरिंगिस अलग से है, दोनों का। हाँ बीटी अलग है, हाँ अलग से ला के रखा है, हाँ जिन मिलाएंगे कॉटन के साथ। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है कि लगभग 200 से भी अधिक टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। टॉक्सिन मतलब क्या कि जहर, पॉइजन्स, मगर वो पॉइजन ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं होता है, बस वो उसके लिए होता है जो पेस्ट इंसेक्ट के लिए, और वही तो हम चाहते थे। तो बीटी टॉक्सिन और इंसेक्टिरियल यानी कि वो केवल इंसेक्ट को करता है, प्रभावित करता है, ये हार्मलेस है दूसरे लाइफ्स को, हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीटी क्या है, हम क्या करते हैं कॉटन के अंदर डालते हैं, इससे क्या होता है कि कॉटन प्लांट वो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स को, नेचुरल इंसेक्ट्स को वो झेल सकता है, यानी कि जो अटैक हो रहा है, बुलवर्म अटैक हो रहा है, वो झेल सकता है, क्योंकि बुलवर्म बहुत बड़ा समस्या है। देखो वही तो बोल रहे हैं, कॉटन बुलवर्म पेस्ट ये रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से वर्ल्ड में, केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड में लॉस हो रहे थे। समझे? जब वर्ल्ड में लॉस, और इंडिया का जहाँ तक सवाल है 50 से 60% जो यील्ड है वो बर्बाद हो जा रहा था। तो बहुत चिंता वाला विषय हो गया ना ये, कि 100 हम लाए, जो भी यूनिट 100 यूनिट लाए कॉटन का, उसे 50 से 60% तो हमारा वो हम ही अटैक कर रहा है, इंसेक्ट ही अटैक कर दे रहा है। तो हमारा तो एकदम नेसेसरी स्टेप था कि बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस करना। बीटी कॉटन इज ऑल अबाउट योर ट्रांसजेनिक क्रॉप। आगे बढ़ो। ट्रेडिशनली देखो कॉटन बुल वाइज कंट्रोल, बताओ पहले क्या होता था? पहले कोई पूछे कि सर इससे पहले तो बीटी कॉटन यूज नहीं होता था, उस समय भी वो अटैक तो हो ही रहा था बुलवर्म का,
पुलवामा तो बिल्कुल उस समय अटैक हो रहे थे, तो उस समय पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते थे। वो पेस्टिसाइड खूब महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा, तो किसान के लिए कितना महंगा चीज़ हो गया। कॉटन किसान जो है उसके लिए तो बहुत महंगा चीज़ हो गया। वो इतना पेस्टिसाइड महंगा महंगा लाएगा और वहाँ पे देगा, छिड़ेगा वो, तो समझ रहा है तुम कितना पैसा इन्वेस्टमेंट लगेगा उसको। हम ग्लाइफोसेट का भी एग्जांपल दिए थे, याद आया। मगर देखो दिक्कत क्या है कि चलो ठीक है हमने बीटी कॉटन कर दिया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि अब हमको पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए। मगर दिक्कत यह है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है मोंसैंटो का, इसके वजह से जो सीड है बहुत महंगा आता है, सीड बहुत महंगा होता है, इसलिए फ़ायदा कहाँ हुआ फिर किसान का। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि पहले जो हमको लोकल लेवल पे जो सीड मिलता था, भले ही उसके साथ हमको पेस्टिसाइड भी चाहिए था क्योंकि बुलवर्म अटैक हो जाता था। माँ अभी ठीक है हमको मिलता तो है मोंसैंटो सीड से, वो महंगा है। ऑल टुगेदर बात तो वही हुआ। जो स्मॉल फार्मर है, जो मार्जिनल फार्मर है, उसका क्या, वो तो अभी भी वही हालत है उसका, कहाँ उसके लिए फ़ायदा हुआ। तो वही चीज़ सब लिखा गया, देखो वहाँ पे कि ट्रेडिशनली कॉटन बुलवर्म इज कंट्रोल यूजिंग पेस्टिसाइड, बट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया द एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। समझ में आ गया। उसका देखो सो बीटी कॉटन वाज डेवलप विद द इंटेंशन ऑफ, बताओ इसलिए हम किए थे कि हमको पेस्टिसाइड कम यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए लाए। हुआ क्या मगर क्योंकि बीटी कॉटन ये इंट्रोड्यूस करते हैं मोंसैंटो, यूएस का जो तुम्हारा वर्ल्ड लेवल पे जो कैप्चर है इसका, सीड बायर है, ये सीड बेचता है, इसका पूरा कंट्रोल है। तो बीटी कॉटन सब इंडिया में सप्लाई किया आता है। जो हमारा कंपनी है मैको कंपनी कौन सा है, हमारा जो यहाँ मुंबई का जो कंपनी है जो सीड से रिलेटेड है मैको, उसके कोलैबोरेशन में किया आता। देखो महंगा है वो, तो फिर फायदा क्या हुआ, वही चीज़ लिखा गया। समझ में आ गया ना जी। आगे बढ़ जाओ। तो क्या और क्या इश्यूज़ है, देखो अब देखो सीड जो लाएगा तो एक्सपेंसिव है, लोकल नॉन जीएम वेराइटीज़ के हिसाब से बहुत महंगा है, तो फिर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहाँ से खरीद पाएगा उसको, अभी भी प्रॉब्लम है। दूसरा देखो मोंसैंटो बोलगार्ड मतलब क्या, मोंसैंटो का एक तुम्हारा जो ग्रुप है, एक जो डिपार्टमेंट है, एक तुम्हारा जो ब्रांच है, ठीक है, वॉज सपोज टू प्रोटेक्ट द। अब इसमें बोला कि आपको पिंक बुलवर्म को, आप देखो ये दूसरा पिंक हुआ, बुलवर्म अलग अलग हो सकता है, इंसेक्ट अलग अलग हो सकता है, ये पिंक बुलवर्म है। अब पिंक बुलवर्म तो इतना दिक्कत है कि ये बीटी कॉटन को अटैक कर देता है। क्यों, मैंने बोला था रेजिस्टेंट हो जाता है, तो हमने बोला कि बुलवर्म को तो उसने सह लिया बुलवर्म से, पिंक बुलवर्म से नहीं सह पाया। और अभी मोंसैंटो का टेक्नोलॉजी भी इतना इफेक्टिव नहीं कि पिंक बुलवर्म से के अगेंस्ट बना सके वो, यानी कि नया प्रॉब्लम है अभी भी कॉटन में। समझ में आ रहा है तुमको। तो वही बोला कि जो मोंसैंटो का बलगर 2 है यानी कि BG2 है, ये टेक्नोलॉजी भी इंसेक्टिसाइडल टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमको बचाना चाहिए था पिंक बुलवर्म, मगर क्या है पेस्ट अचानक बढ़ रहे हैं, टॉक्सिन मतलब पेस्ट आराम से टॉक्सिन को बर्दाश्त कर पाता है। जो बीटी कॉटन का जो टॉक्सिन है ओवर 200 था जी, उसको आराम से बर्दाश्त कर ले रहा है। इसका मतलब अभी भी अटैक हो ही रहा है। सो फार्मर स्पेंड, फिर भी फार्मर्स को अभी भी पेस्टिसाइड लेके चलना पड़ता है। तो फिर जिस चीज़ के लिए हम बीटी कॉटन लाए थे वो तो हमारा सपना धरा का धरा रह गया। समझ में आ रहा है चीज़। तो देखो अब इंटरनेशनल जो तुम्हारा NGO है, कह सकते हो ग्रीन पीस, ये ग्रीन पीस क्या कहता है कि ये मोंसैंटो का जो मोनोपोली है वो बहुत अनएथिकल है, ये बहुत ही दबा कर रखा है मार्केट को, गलत बात है। और एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये मोंसैंटो पूरी तरीके से वो करता है, पूरा कॉमर्शियल इंटरेस्ट अपना देखता है और उस हिसाब से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस बनाता है। और ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस बनाता है कि एक बार जब सीड लगाया तुम, और मान लो कि जैसे कि हम जानते हैं ना कि आम का जो बिया होता है, आम का जो सीड होता है, उसको भी फेंक दो तो आम बन जाता है। मैं इसके साथ नहीं है, इसको ऐसे डिजाइन होता है, वो सीड रखेगा तो वही उसी से बनेगा, उसका सीड निकाल कर डालेगा तब नहीं बनने वाला है वो। यानी कि फुल कॉमर्शियल, फुल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आपको नए सीड लगाने हैं तो आपको मोंसैंटो से ही खरीदना पड़ेगा। दैट इज द इंटेलेक्चुअल राइट्स ऑफ मोंसैंटो, समझे, इंटेलेक्चुअल राइट्स, पेटेंट राइट्स बोलते हैं इसको। आगे देखो बीटी ब्रिंजल, देखो बीटी ब्रिंजल के बारे में बात करूंगा, ये मैं हर समय बोलता था तुम लोग को, बीटी ब्रिंजल का बात करता था, बीटी मस्टर्ड का बात करता था। यस, तो हमारे कंट्री में बीटी ब्रिंजल को लेकर क्या हुआ, इसका भी बहुत बड़ा बात है। हमने बहुत दिन से बोला है कि बीटी ब्रिंजल होना चाहिए। देखो ये देखो, इसने किसने डेवलप, मैको ने डेवलप किया। मैको मतलब वही हमारा जो महाराष्ट्र बेस्ड तुम्हारा जो है, जो इस चीज़ से करता है काम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, इसने डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ मोंसैंटो। और देखो इससे क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट है, जैसे एग्जांपल ब्रिंजल सूट और फूड बोरर, ये सब इंसेक्ट है जो कि ब्रिंजल को खराब कर देता है। देखो याद करो कि ब्रिंजल जब काटते हो तो बीच में कीड़ा मकोड़ा वाला दिखता है ना, बीच में काला 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 दिखता है ना, बिल्कुल वही तो है।
वही तो तुम्हारा है, बिकॉज ऑफ द फ्रूट बोरर एंड द ब्रिंजल सूट। ये इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट क्या करते हैं, जब तुम काटते हो तो बीच में पता चलता है देखो सड़ा हुआ है ब्रिंजल, बिकॉज ऑफ दिस इंसेक्ट। अब यही चीज़ ना हो उसके लिए क्या कर रहा है मैको, और इन कोलैबोरेशन विद मोनसेंटो जेनेटिकली तुम्हारा बीटी कॉटन बनाना चाह रहा है। बात समझे ना, बीटी मतलब वही वाला, इसको वही वाला बाहर से लेके आके उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है ब्रिंजल के अंदर। हाँ बिल्कुल सेम वही है। तो देखो इसका मतलब क्या, लॉट ऑफ डैमेज हो रहे हैं ब्रिंजल क्रॉप्स को, तो इसलिए बीटी ब्रिंजल तुम्हारा होता तो हमारा एनुअल प्रोडक्शन भी बढ़ता। हेल्थ कंसर्न का बात है, इसलिए भारत सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दिया है। ये जानते हो डिबेट है तो हम बोले कि चलो कॉटन तो कम से कम खाता नहीं ना आदमी, असर नहीं पड़ेगा। मगर ये सब तो खाने वाला चीज़ है ना, खाने वाला चीज़ तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। मत तबाही तब मच जाता है जब तुम्हारा कुछ साल पहले बांग्लादेश इसको हरी झंडी दे देता है, बांग्लादेश देता है। अब देखो क्यों कंसर्न है, बांग्लादेश यदि दे दिया तो बांग्लादेश और इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्रिंजल आता है हमारे कंट्री में, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है ही। हो सकता है हम भी ब्रिंजल खा रहे हों ऐसा। बात समझे ना, आगे बढ़ जाओ। तो वही बोला देखो कि सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द बीटी कंजे वुड लीड टू द इंक्रीज इन द होता एनुअल प्रोडक्शन हमारा बढ़ता, बट देयर आर कंसर्न ओवर द पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स। देखो पोटेंशियल बोल रहा है, लाइकली, क्योंकि डिबेट चल ही रहा है अभी, हमारा कोई कंक्रीट नहीं है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ टर्मिनेटेड सीड विच वुड कंपेल फार्मर्स टू बाय सीड्स फ्रॉम द मोनसेंटो। इसका मतलब टर्मिनेटेड सीड मतलब क्या होता है कि एक बार जो सीड लगाया वही सीड, बाकी उससे आप सीड नहीं लगा सकते हो, जो मैंने बोला है, दैट इज अ टर्मिनेटेड सीड। यानी कि एक बार सीड लगा दिया उससे आप नया सीड बना के नहीं लगा सकते हो, अब आपको खरीदना होगा। यानी कि मोनसेंटो का कितना बड़ा तुम्हारा होल्ड है, कितना बड़ा मोनोपोली है, जिसको लेकर ग्रीन पीस क्या बोल रहा है, हटाना होगा इसका। तो देखो अब हम इसमें समझेंगे कि देखो ऐसा नहीं कि बीटी ब्रिंजल पे काम नहीं हुआ। बताओ हमारा जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी जो एपेक्स बॉडी है, जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं भारत में, वो जिसको अप्रूव करता है यही बॉडी है, एपेक्स बॉडी है हमारे कंट्री का। बात समझे, ये तुम्हारा किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आ जाता है ये बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, कई बार पूछे गए हैं इस बॉडी के बारे में। 2009 में ही इसने अप्रूवल दे दिया कि चाहिए बीटी कॉटन, हम अप्रूवल दे देते हैं। मगर यानी कि फर्स्ट फूड क्रॉप है जिसको अप्रूव मिला है भारत में, मगर भारत सरकार ने इसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अपोजिशन हुआ कंट्री में कि भाई एलर्जी हो सकता है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इसलिए नहीं इसको लागू किया गया है। उसके बाद मैटर तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के पास गया और वहाँ पे एक कमेटी बना 10 मेंबर का, बहुत सारे मेंबर्स का एक कमेटी बना, और उसने लास्ट में 10 साल का मोरेटोरियम लगा दिया। यानी कि 10 साल कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि 10 साल कोई सर्वे भी नहीं होगा इसके ऊपर, कोई फील्ड रिसर्च नहीं होंगे, 10 साल तक मना है, बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है भारत में। तो सीरियस फॉल्ट मिला होगा कोई चीज़, बात समझे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मोरेटोरियम ले आया कि हाँ बीटी कॉटन का 2010 में। मोरेटोरियम मतलब क्या, रुकावट। हाँ बीटी ब्रिंजल, कॉटन बोल रहे हैं क्या हम, आई एम सॉरी, बीटी ब्रिंजल है, बात समझिए, तो ध्यान उधर ही था। तो बीटी ब्रिंजल समझ रहे हो, बीटी ब्रिंजल पे मोरेटोरियम लगा दिया 2010 में, यानी कि रुकावट, अब नहीं हो सकता, इस पे सर्वे नहीं हो सकता, इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, आप इस पे मार्केट नहीं कर सकते। हालांकि 2009 में ही वो अप्रूव कर दिया जेनेटिकली, जो इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है, जो हमारा एपेक्स बॉडी है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को देखेगा, और उसने बोल दिया कि भारत सरकार कर सकता है। मगर भारत सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 10 साल इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसके हिसाब से 2010 में एक कंक्रीट स्टेप लिया गया कि नो, हमारे कंट्री में ये इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है। मत देखो तबाह तब मचता है जब 2013 में बांग्लादेश बोलता है कि ठीक है हम कमर्शियल कल्टीवेशन करना चाहते हैं बीटी ब्रिंजल का। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो एक्सपोर्ट को तो डर है कि इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो पेरोसिटी है, नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा लीक हो जाए हमारे इंडिया में, और हमारा इंडिया में बिक रहा हो, ये भी हो सकता है। मैटर ऑफ कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। आगे देखो, तो जेनेटिकली मस्टर्ड मॉडिफाइड मस्टर्ड, उसका ही बात करेंगे हम, और उसका कंट्रोवर्सी का बात करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस में पूछा गया है 17-18 क्वेश्चन है। देखो कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 2 या DMS2, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, और कौन प्रिपेयर किया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जेनेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स, एक ब्रांच है, एक तुम्हारा डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसने मॉडिफाई किया। ये मोनसेंटो ने नहीं किया, ये बायर ने नहीं किया, ना इसने तुम्हारा मुंबई बेस्ड उसने किया है, ये खुद हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच ने किया है। और देखो ये हार्बिसाइड टॉलरेंट है, यानी कि हर्ब जो होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उससे भी टॉलरेंट कर सकता है, अच्छी बात है। साइंटिस्ट ने कहा है कि यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हम यूज़ करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, 25 से लेकर 30% हमारा यील्ड बढ़ सकता है, अच्छा होगा, बेटर होगा। मगर कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी इससे भी जुड़ा हुआ है कि बहुत साइंटिस्ट ये भी क्लेम करते हैं कि इससे क्या होगा कि डबल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर और वाटर का आवश्यकता होगा।
अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेंगे तो उसके लिए फर्टिलाइजर डबल लगाना पड़ेगा पहले की तुलना में, और वाटर भी डबल चाहिए, ठीक है, और इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, हेल्थ की इम्पैक्ट भी है अलग से। तो 2017 में देखो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हमारे तरफ से पास है। देखो पास कर रहा है, क्यों कोई खामी नहीं है, पास है हमारे तरफ से। सरकार को दे दिया कि आप अप्रूव करिए, मगर सरकार ने रोक लिया इस चीज़ को, बोला नो हम अप्रूव नहीं कर सकते क्योंकि मैटर ऑफ कंसर्न है। तो सरकार देखो, सरकार के पास बहुत आया है, सरकार का इससे पहले सरकार के पास तुम्हारा बीटी ब्रिंजल के लिए आया है ना, अभी बीटी मस्टर्ड के लिए आया है, बात समझे। तो आज क्लास में इतना ही था कि हमने इसमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में बात की आज क्लास में। उसमें हम जाने कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होता है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, प्लाज्मिड का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसका इसका बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद हमने जाना कि क्या क्या इश्यूज़ है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को लेके, समझे। उसके बाद हमने देखा कि बीटी कॉटन का क्या स्थिति है, 2003 के बाद किए, 10.8 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर आते हैं। बीटी मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमने बुलवार्म का बात किया, पिंक बुलवार्म का बात किया, मोनसेंटो का बात किया हमने इस क्लास में। मोनसेंटो पे जो आरोप लगे जा रहे हैं उस पर बात किया हमने, ग्रीन पीस हाँ जो है था। उसके बाद हमने बीटी ब्रिंजल का बात किया, बीटी ब्रिंजल किसने डिजाइन किया है, तो मैको ने किया है इन कोलाबरेशन विथ मोनसेंटो। उसके बाद हमने बात किया बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल तो मिल गया था 2009 में, मगर फिर मोराटोरियम लग गया उसके ऊपर। मगर बांग्लादेश ने जो अपना लाया है कि कमर्शियल क्रॉप करेगा वो बीटी, वो एक चिंता का विषय है। उसके बाद हम जीएम मस्टर्ड का बात करते हैं, जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 2 है, वो तो हालांकि ये पास हो चुका था जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी से, मगर फिर भी भारत सरकार ने इसको रोक लिया क्योंकि पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।